स्वागत है बच्चों आप सबका ऑनलाइन क्लास में। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र भाग में लेसन 5 जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन, इसके कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित है। तो आइए शुरू करते हैं। हर वीडियो में सबसे पहले बहुविकल्पीय, हर वीडियो की तरह ही इसमें भी क्वेश्चन आंसर में जो सीरीज़ है बहुविकल्पीय प्रश्न जिनका अंक होता है 1 अंक, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। राइट आंसर पे आपको टिक मार करना है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा है, बोलिविया का जल युद्ध निम्न में से किन लोगों का संघर्ष था। यानी बोलिविया जो एक देश है लैटिन अमेरिका का, यह जल युद्ध किन लोगों का संघर्ष था ये। तो यह जो था युद्ध था हमारा बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ। आपने पढ़ा है पिछले वीडियो में भी कि बोलिविया में पानी की कीमतों में जो 4 गुना वृद्धि कर दी गई थी, इससे लोगों में जन आंदोलन उठा और उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, है ना। तो यह है बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ लोगों में संघर्ष हुआ। दूसरा प्रश्न है, सन 2006 के अप्रैल महीने में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र को कायम करना। तीसरा प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। यानी नेपाल में जो आंदोलन हुआ था जन आंदोलन, वह कब स्थापित हुआ लोकतंत्र। यह था हमारा 1990, ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर है। और चौथा प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, उन समूहों को क्या कहते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंदोलनकारी, दबाव समूह, लोक कल्याण समूह और कोई नहीं। यानी जो पहला हमारा ये जो दूसरा ऑप्शन है दबाव समूह, आपने इसका विस्तृत अध्ययन पिछले वीडियो में कर रखा है, दबाव समूह किसे कहते हैं, है ना। तो ये जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, ये दबाव समूह ही होते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, उन संगठनों को क्या कहते हैं जो अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए बने हो। यानी ऐसे संगठन जो सिर्फ अपने हितों का ही ध्यान रखते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हित समूह। देखिए जैसा कि ये लिखा हुआ है, अपने हितों को जो ध्यान रखने, इन्हें हम क्या कहें? हित समूह। नेक्स्ट है हमारा जन संघर्ष प्रजातंत्र। यानी जन संघर्ष जो है प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। ये अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से इस कथन का समर्थन कौन सा, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस कर रहा है? जन संघर्ष प्रजातंत्र के कामकाज का अभिन्न अंग है। इसमें से कौन सा कथन इसका समर्थन करता है? तो जो पहला बिंदु हमारा है, पहला ऑप्शन है, ये राइट है। बोलिविया में जल के निजीकरण के विरुद्ध जन संघर्ष इसका समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जन आंदोलन की एक विशेषता है? जन आंदोलन की एक विशेषता क्या है? इसका एक कमजोर संगठन होता है। ये ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन जनहितकारी समूहों का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं, पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संगठन, यानी वामसेफ। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, फेडेकोर क्या था? फेडेकोर क्या था? और इसमें राइट आंसर है, इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। आंसर नंबर 3 है इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट नंबर 10 जो क्वेश्चन है वह है, नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन एवं बोलिविया जल युद्ध के बीच। देखिए 2 आंदोलन हुए थे इस अध्याय में, आपको बताए गए हैं लेसन में कि एक तो नेपाल का लोकतांत्रिक आंदोलन और दूसरा था बोलिविया जल युद्ध। ये जो आंदोलन हुआ था, इन दोनों आंदोलनों में क्या समानताएं थी? तो इसमें जो राइट आंसर है, जनता की लामबंदी, यानी जनता का जो एकता थी, जनता का एक होकर जो उनके विरुद्ध आंदोलन करना था, यही उनकी समानता थी। अब उसके बाद क्वेश्चन टाइप हमारा जो है लघु प्रश्न इसमें दिए गए हैं।
और लघु प्रश्न ये 3 अंक के हैं। उसके बाद देखिए, और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, वे 4 अंक के बताए गए हैं इसमें। तो पहला जो प्रश्न है, दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर बताना है क्या है। तो देखिए, एक साइड लिखा है राजनीतिक दल और इधर है दबाव समूह। दोनों में क्या अंतर है, हम एक एक बिंदु के अनुसार देखते हैं। राजनीतिक दल ये सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं और इधर ये सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते हैं। फिर राजनीतिक दल ये पूरी तरह संगठित होते हैं, जबकि इनका संगठन ढीला ढाला होता है। इनका विस्तार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है। दबाव समूह इनका सीमित प्रभाव होता है। इनका लक्ष्य लंबी अवधि वाला होता है, जबकि दबाव समूह छोटी अवधि वाला होता है। तो ये था दोनों का अंतर। अगला प्रश्न है, दबाव समूह क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो दबाव समूह लोगों का ऐसा समूह जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जैसे किसान संघ, अध्यापक संघ, छात्र संगठन और व्यापारी संघ। ये जितने भी संघ हैं अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाकर प्रत्यक्ष आंदोलन के द्वारा जनता को साथ लेकर के अपने उद्देश्यों की पूर्ति कराने के लिए सरकार को बाध्य करते हैं, जिसमें कि जनता और आम लोगों का सभी का हित छुपा होता है इसमें। अगला प्रश्न है, हित समूह के 3 कार्यों का वर्णन करिए। पहला कारण जो कार्य है हित समूह का, जनमत का निर्माण करना, हड़तालों और प्रदर्शनों की व्यवस्था करना, निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों का समर्थन करना। ये हित समूह के 3 कार्य इसमें दिखाए गए हैं। और अगला प्रश्न है, नेपाल और बोलीविया के जन संघर्षों के 2 समानता और 2 असमानता को बताइए। तो पहले हम दोनों राष्ट्रों के आंदोलन की समानताएं देख लेते हैं। पहली समानता, दोनों लोकतांत्रिक आंदोलन थे, दोनों सफल थे और पूरे विश्व के लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और ये दोनों राजनीतिक संघर्ष के उदाहरण हैं। ये तो थी बिल्कुल सिमिलरिटी। उसके बाद जो असमानताएं हैं, कौन सी हैं, 2 असमानताएं दी गई हैं। नेपाल में संघर्ष देश की राजनीति के आधार से संबंधित था, जबकि बोलीविया का संघर्ष किसी विशेष नीति से संबंधित था। जल नीति आप पता है, तो उसके लिए संबंधित था, जबकि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजनीति से संबंधित था। अगला प्रश्न है बच्चों, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, इसका महत्व बताइए। आपने देखा इलेक्शन के पहले एक चुनावी घोषणा पत्र जारी होता है, तो ये क्या है, इसका महत्व क्या है ना। तो हम देखते हैं, इसमें राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कार्यक्रम, नीतियों, उद्देश्यों का विवरण होता है। और इसका महत्व क्या है, इसके द्वारा किसी दल की आंतरिक या बाहरी नीतियों का पता चलता है। फिर चुनाव के बाद किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हैं, और इसमें वर्णित कार्य कराने के लिए जनता सरकार पर दबाव डालती है। ये इसमें इसका महत्व है। सो जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, इसमें अपनी नीतियों या पॉलिसी को दिखा करके जनता के वोट मांगने के लिए अपने जो है उद्देश्यों की पूर्ति करने का बहुत बड़ा माध्यम है। कोई मत कब अवैध हो जाता है, यानी जो इलेक्शन होते हैं, जो वोटिंग होती है, तो कब अनवैलिड होता है, इसको हमें बताना है। तो पहला है, मतदाता मतपत्र में किसी जगह अपने हस्ताक्षर कर दे या मतपत्र को फाड़ दे, मतपत्र या ईवीएम पर किसी प्रकार का निशान न लगाए, जब मतदाता का 1 से अधिक प्रत्याशियों को निशान लगाना, अगर ये कार्य वो करता है तो उसका वोट इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दबाव समूह राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। आपने देखा जो दबाव समूह कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। तो ये किस प्रकार से दबाव डालते हैं और प्रभाव स्थापित करते हैं। पहला है, दबाव समूह में शामिल लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित अवश्य करते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों की मदद करते हैं। ये सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल और सभा का आयोजन भी करते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, जन जन अभियान चलाते हैं, जनसभा का आयोजन भी करते हैं।
और इसके अलावा दबाव समूह अपने आंदोलन अपने संगठन में बड़े नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनका प्रभाव या वर्चस्व बढ़ जाए। अब ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हम परिभाषित करना है। जैसे पहला है फेडेकोर, फिर निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चुनाव याचिका। तो इन सभी को हम क्रमशः देखेंगे, ये इनका अर्थ क्या है। तो पहला है फेडेकोर। फेडेकोर का तात्पर्य है बोलीविया के समस्त हित समूह का संयुक्त परिसंघ। निर्वाचन किसे कहते हैं? मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिकों का सरकार के निर्वाचन में मत देने का अधिकार है। और चुनाव याचिका किसे कहते हैं? चुनाव के वक्त गलत तरीकों का प्रयोग करके मतदान को प्रभावित करने पर किसी भी सदस्य द्वारा न्यायालय में चुनाव याचिका प्रस्तुत की जाती है और जिसका न्यायालय परीक्षण करता है। तो यह था। उसके बाद अगला इसमें जो प्रश्न है, नेपाल के जन आंदोलन में किस प्रकार के मूल्यों का योगदान रहा? नेपाल में जो आंदोलन हुआ था इसमें किस प्रकार के मूल्यों का योगदान था? तो इसमें देखिए, राजतंत्र के तानाशाही कार्यों के प्रति जनता में रोष था, लोकतांत्रिक आकांक्षाएं थी और इनकी पूर्ति हेतु जन भागीदारी युक्त आंदोलन हुआ। दूसरा प्रश्न, प्रजातंत्र के संचालन में दबाव समूह के क्रियाकलाप किस प्रकार से सहायक हैं? यह आपने देख लिया, ऊपर रिपीट प्रश्न है, इसको हम नहीं करते हैं, ये सब हो चुका है। उसके बाद लोकतंत्र की जीवंतता से जन संघर्ष का अंदरूनी संबंध है, यानी जो लोकतंत्र है इसमें जन संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र जनता के हित में कार्य करने वाली शासन प्रणाली है। समाज कई समूहों, वर्गों और उनके आकांक्षाओं को जोड़ से बना है और कई प्रकार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार समाज के व्यापक हित में या वर्गों या समूहों के हितों में सामंजस्य नहीं बना पाती और उनकी उपेक्षा दिखाती है। चूँकि लोकतंत्र में जनता को अपनी बात कहने, विरोध प्रकट करने, आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है, अतः जन संघर्ष और आंदोलन के द्वारा सरकार को व्यापक हित में कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण के लिए बोलीविया में जल के निजीकरण के खिलाफ हुए संघर्ष ने सरकार को अपना निर्णय वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार जन संघर्ष लोकतंत्र को परिपक्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है, यह कोई खास नहीं है इसलिए हम इसको नहीं करते हैं और अगला भी कोई आवश्यक नहीं है बच्चों। लोकप्रिय जन संघर्ष लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं? लोकप्रिय संघर्ष लोकतंत्र को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी जो हमारा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकप्रिय जो संघर्ष हुए हैं, ठीक है, इसको सुनिश्चित करने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आइए इसे देखते हैं। लोकप्रिय संघर्ष जहां लोकतंत्र की स्थापना करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, वहीं लोकतांत्रिक सरकारों को जनता के हित में लगातार कार्य करते रहने के लिए मजबूर भी करते हैं। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक तानाशाही सरकारों के खिलाफ उपनिवेशों में चले संघर्षों के बाद उन्हें आज़ादी मिली और लोकतांत्रिक देशों का गठन किया गया। उदाहरण के लिए भारत, दक्षिण अफ्रीका आदि। कई बार जनता द्वारा चुनी गई सरकारें भी अलोकतांत्रिक फैसले कर लेती हैं तथा व्यापक जनहित की मुद्दों की उपेक्षा करके किसी एक समूह या वर्ग के हिसाब से कार्य करने लगती हैं। लोकप्रिय संघर्षों के माध्यम से ऐसी सरकारों को ठीक रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। उदाहरण के लिए बोलीविया सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर जल के निजीकरण का अलोकतांत्रिक फैसला लिया और जनता पर महंगाई का बड़ा बोझ डालना पड़ा। फेडेकोर नामक संगठन के नेतृत्व में वहां बड़ा आंदोलन चलाया गया और सरकार को अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया गया। यह एक तरह से
लोकतांत्रिक सरकार को लोकतांत्रिक मार्ग पर लाने जैसा कार्य था। बच्चों, यदि जन संघर्ष ना किया जाए और आंदोलन ना किया जाए तो कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतांत्रिक सरकार हर फैसला अच्छा ही करे। इसलिए हमेशा अपने आप को अलर्ट रखना चाहिए, अवेयर रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, जो शासन है, वो हमारे जन समूह के सरकार हितों का ध्यान रख रही है, नहीं रखे। अगर कहीं हितों की अनदेखी होती है तो ये जन संघर्ष और आंदोलन हमेशा लोगों के हितों के ध्यान में रख करके अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करते हैं। तो बच्चों, यह था नागरिक शास्त्र लेसन 5 जन संघर्ष और आंदोलन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, मैं फिर बार बार आपसे कहते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारे लेसन एसएसटी के हैं जो छूट रहे हैं। उनको जब भी बने उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। थैंक यू, टेक केयर।